हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है सुबह की क्लास हम लोग लाइव लेकर आते हैं, लेकिन आज की क्लास लाइव नहीं है क्योंकि लाइव में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी और आप लोगों को भी क्लास सही ढंग से नहीं मिल पा रही थी। जैसे ही प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, सुबह या शाम को एक लाइव क्लास शुरू की जाएगी। आप लोग बताइएगा रात को 9 बजे का टाइम रखा जाए या फिर सुबह का 9 बजे। कल शाम की क्लास में हमने आपको संस्कृत की चैप्टर वाइज क्लासेज स्टार्ट करा दी थी, जिसमें आपका पहला चैप्टर वर्ण परिचय कंप्लीट कराया था। आज इसका प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा। कुछ क्वेश्चंस इसके बाहर के भी हो सकते हैं। पूरे आपको 30-36 क्वेश्चंस कराए जाएंगे। इन क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से देखिए, समझिए और देखिए कितने क्वेश्चन आपको कल पढ़ाए गए उनसे आ रहे हैं और आपको अच्छे ढंग से क्लियर हो रहे हैं। सभी क्वेश्चंस को पूरी व्याख्या के साथ कम से कम समय में कवर करेंगे। तो आप लोग जल्दी से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। उसके बाद चैप्टर 1 अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको पहले जाकर के देखिएगा। इसकी पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार किए दे रहे हैं। आप लोग वहां पर एक ही स्थान पर इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं। आज शाम को मिलेगा इसका आपको दूसरा चैप्टर। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया। महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को बांटा है 10 खंडों में, 12 खंडों में, 14 खंडों में या 16 खंडों में। तो हमने अपनी स्टार्टिंग ही कल यहीं से की थी कि शंकर जी के डमरू से जो 14 ध्वनियाँ निकली थीं उन्हीं को इन्होंने 14 महेश्वर सूत्रों में बांटा था। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 14 खंडों में। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड। अनुनासिक वर्णोच्चारणे सहायको स्तः, यानी कि अनुनासिक वर्ण किस में सहायक होते हैं, किसके उच्चारण में सहायक होते हैं? मुख नासिके, मूर्धा नासिके, स्रोत नासिके या फिर कंठ नासिके। तो अनुनासिक वर्ण जो होते हैं वो आपके मुख और नासिक यानी कि मुंह से बोले जाते हैं। ध्वनि नासिक की होती है इनकी, इसलिए इनको अनुनासिक कहा जाता है। और इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सेकंड नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया। भाषिक ध्वनि वर्गीकरण से आधारः सन्ति। भाषिक ध्वनि का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? भाषिक ध्वनियाँ पूछी गई हैं। ऑप्शंस देखिए जल्दी से। और भाषिक ध्वनियों का वर्गीकरण जो आधार होता है वो स्थान, प्रयत्न और करणम के आधार पर किया जाता है। मुख्य रूप से उच्चारण स्थान होता है और प्रयत्न होता है। ये दोनों सबसे इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं क्योंकि उच्चारण स्थान के अंतर्गत ही आपका पहला ऑप्शन आ रहा है। उदात्त, अनुदांत भी आ रहा है, सम विषम भी आ रहा है। तो जो पूर्ण रूप से सही है वो आपका सही ऑप्शन हो रहा है थर्ड नंबर ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर। ककारस्य घोष रूपम अस्ति। ककार का घोष रूप क्या होता है? ककारस्य का मतलब होता है कि का वर्ग का घोष रूप पूछा गया है। तो सा, खा, गा या फिर दा। ये क्वेश्चन हम आपको पहले प्रैक्टिस सेट में भी करा चुके हैं। 3 आपको प्रैक्टिस सेट दे चुके हैं, आप लोगों को अच्छे से क्लियर होंगे। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि का और खा ये दोनों जो होते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, ये कैसे होते हैं? अघोष होते हैं। और अगर आपको घोष दे दिया जाए, घोष का मतलब सघोष भी होता है। दोनों सेम चीजें होती हैं, सघोष और घोष। तो सघोष जो होगी आपकी वो आपका गा वर्ग हो, गा वर्ण हो जाएगा। गा, घा ये दोनों आपके सघोष होते हैं, याद रखिएगा। का, खा अघोष के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, समझिएगा। वियोगात्मक भाषा अस्ति। संस्कृत, प्राकृत, हिंदी या फिर लैटिन। वियोगात्मक यानी कि विशिष्ट भाषा इनमें से कौन सी है? तो दोस्तों कहीं कहीं आंसर में आपको लैटिन मिलता है, लेकिन अगर आप लोग कहीं पर भी सर्च करेंगे या देखेंगे तो आपका आंसर जो आता है वो हिंदी आता है। तो हम हिंदी भाषा को सही मान रहे हैं। बाकी अगर आगे इसमें कोई करेक्शन होगा तो आपको उसके बारे में इन्फॉर्म कर देंगे, आपको बता देंगे। हिंदी भाषा वियोगात्मक भाषा के अंतर्गत आती है और आपकी संस्कृत भाषा जो है ये आपकी संयोगात्मक भाषा के अंतर्गत आती है। दोनों को याद रखिएगा दोस्तों, अच्छे से समझते रहिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। कस्य भाषा परिवारस्य सर्वाधिक प्रयोगांतर सन्ति। किस भाषा परिवार का सर्वाधिक प्रयोगांतर होता है? तो भाषा परिवार आपको बताए गए हैं, 4 होते हैं मोस्टली भाषा परिवार, जिनके आधार पर लगभग 3000 से अधिक भाषाएं पूरे विश्व भर में हैं। तो इनमें आपको बताना है, जल्दी से देखें 6 नंबर क्वेश्चन। और इसका थर्ड ऑप्शन है भारोपीय परिवारस्य भाषा। तो इसका आपका सही आंसर थर्ड नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब कुछ उच्चारण स्थान है, कुछ अन्य चीजें हैं। पूरे क्वेश्चंस को देखिएगा, समझिएगा। उम्मीद करते हैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ ना आए तो तुरंत आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और इसे अधिक से अधिक शेयर करिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके लिए पूरी मेहनत से अच्छे से क्वेश्चंस पूरी व्याख्या के साथ समझाते हुए चल रहे हैं। जिह्वा मूल्य वर्ण अस्ति।
जिह्वा मूल वर्ण कौन सा होता है? देखिए जल्दी से, का, चा, ला या फिर पा। तो दोस्तों जिह्वा मूल का मतलब होता है मसूड़ा, जीव और मसूड़ा इससे लगे। तो ये आपका देखिए का, चा, पा, ये तीनों तो बिल्कुल अलग हो गए। बचा क्या आपका 7 नंबर क्वेश्चन का, इसका आपका देखिए जिह्वा मूलीय वर्ण जो आपका आ जाएगा, तो ये आपका का के अंतर्गत भी आता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है। जिह्वा मूलीय वर्ण आपके इस प्रकार से एक साइन बनता है, आपने देखा होगा, एक आपका उपमाध्यमीय होता है और एक जिह्वा मूलीय होता है। तो ये इसका साइन होता है और विसर्गों के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। और ये आपका सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ए नंबर ऑप्शन का के बाद जब हलंत लगा करके हम ये साइन लगा देते हैं तो ये आपका जिह्वा मूलीय कहलाता है और ये वर्ण इसके अंतर्गत आता है। विसर्गों का ही ये रूपांतरण होता है और का या खा के बाद अर्ध विसर्ग के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। मुख्य रूप से आपके वैदिक साहित्य में ये चीज आती थी। अगला विव्रत स्वरः संति, विव्रत स्वर वाला इनमें से कौन सा कौन से वर्ण दिए गए? आ ई उ रिर या फिर री और उ, ये आपके सभी स्वर दिए गए, विव्रत दिए गए मुख विवर के आधार पर हमने आपको बताए थे। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आ, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। विव्रत स्वर के अंतर्गत आते हैं, मुंह जिसमें खुलता है। अगला क्वेश्चन, ग्रिम नियमानुसारेण पूर्व जर्मनिक गकारस्य उच्च जर्मन रूपम अस्ति। तो इसमें आपको ग्रिम नियम के अनुसार बताना है गकारस्य, गा के अंतर्गत का, खा, गा या फिर घा। 9 नंबर क्वेश्चन और ये आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही, का के अंतर्गत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, तकारस्य घोष रूपम अस्ति। जैसे ऊपर ककारस्य आया था वैसे ही तकारस्य यानी कि ता वर्ग में आपको बताना है घोष रूप क्या होगा। तो ता के बाद क्या आता है? था आता है। ता और था कैसे हो गए? अघोष हो गया। अब क्या आता है? इसका दा धा आता है, यानी कि दा धा में से अगर कोई आपको मिलता है तो वो आपका सघोष के अंतर्गत आ जाएगा। और आपको क्या दिख रहा है? दा दिख रहा है। 3rd नंबर ऑप्शन, यही वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन दिया गया, भागों वाले तालु आदि स्थानों में जो स्वर निचले भाग से बोला जाए उसकी संज्ञा क्या होगी? उदात्त, अनुदात्त, स्वरित या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मुख्य रूप से 3 प्रकार के ही होते हैं, एक उदात्त होता है, एक अनुदात्त होता है, एक स्वरित होता है। तो जब आपका निचले भाग से बोला जाए तो वो आपका अनुदात्त कहलाता है। क्या कहलाता? अनुदात्त, बी नंबर ऑप्शन। जब ऊंचे भाग से बोला जाए तो वो उदात्त कहलाता है। स्वरित इन दोनों से भिन्न जो धीमी आवाज में बोले जाते हैं वो कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, कम से कम समय में पूरा टॉपिक आपका क्लियर कर रहे हैं, समझते रहिएगा। दंत वर्ण संति, दंत वर्ण के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं आप लोगों को याद होगा। तो देखिए जल्दी से, चा, गा, वा या फिर धा। तो दंत वर्ण हमने आपको कौन सा बताया था? ता वर्ग दंत के अंतर्गत आता है। तो ता, था, दा, धा, ना, धा आ रहा है, यानी कि 4th नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता, लृ वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए। मूर्धा, दंत, तालु या फिर कंठ, लृ वर्ण दिया गया है, इसका आपको उच्चारण स्थान बताना है। जल्दी से आंसर करिए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। तो इसका आपका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, देखिए जल्दी से, दंत के अंतर्गत आपका लृ आता है, स्वर के अंतर्गत आता है, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 2nd नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, गलत वर्तनी का शब्द चुनिए। गलत वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा दिया गया है? बताइए जल्दी से, चारों ऑप्शंस पढ़िए और तुरंत आंसर करिए। तो देखिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग ये तीनों सही है। उभय लिंग आपका गलत दिया गया है। गलत वर्तनी कह दें या सीधे ही गलत कह दें, क्योंकि यही 3 लिंग के रूप आपको संस्कृत में बताए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, पंचविंशति शब्द का हिंदी अर्थ क्या होगा? पंचविंशति, 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी बीच में आ जाते हैं तो समझते रहिएगा। पंचविंशति, विंशत यानी कि 20, पंच यानी कि 5, टोटल मिलाकर कितना हो गया? 25 हो गया। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 2nd नंबर ऑप्शन दोस्तों, 25 हो जाएगा सही अर्थ। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, अकारस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। अकारस्य यानी कि आ का उच्चारण स्थान पूछा गया है। कंठ, तालु, मूर्धा या फिर नासिक। तो छोटा आ हो या बड़ा आ हो, इनका दोनों का उच्चारण स्थान हमने आपको क्या बताया था? कंठ बताया था। इसका आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों क्लास ये देखने के पहले आप एक बार चैप्टर को जरूर क्लियर कर लीजिएगा, तो आपको और अच्छे ढंग से क्लास समझ में आएगी। अश्वः तीव्रा तीव्रम धावती, घोड़ा तेज दौड़ता है। तो तीव्रम क्या है? इसमें से सीधे सीधे आपको पता होना चाहिए तीव्रम किसके अंतर्गत आ जाएगा? विशेषण में आएगा, क्रिया विशेषण में, कर्म में या फिर सर्वनाम में। क्वेश्चन नंबर 17, और ये दौड़ने की विशेषता बता रहा है, तो यानी कि क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। सही ऑप्शन आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, छंदानुगत शिक्षण प्रणाली है। छंद
छंदानुगत शिक्षण प्रणाली, यानी कि छंद के अनुसार जो शिक्षण प्रणाली चलती है वो आपकी कौन सी शिक्षण प्रणाली है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पद्य। जो भी कविता हो गई, दोहे हो गए, कहाँ और कोई भी चीज़ यानी कि पद्य के रूप में अगर होती है वो छंद उसमें जरूर प्रयोग किए जाएंगे। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध दिया गया? क्वेश्चन हम आपको पहले करा चुके हैं थोड़े बहुत, तो आपको याद होने चाहिए। तो दोस्तों वर्ण क्या होता है हमारा, शब्द क्या होता है? एक होता है पूज्य, और उससे हमारा दूसरा शब्द क्या बन जाता है? पूजनीय। पूजनीय नहीं होता है, तो ये सी नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला है वर्तनी भेदेन शुद्धम शब्दम चिनुति, तो यानी कि वर्तनी के आधार पर शुद्ध वाक्य का चयन करना 20 नंबर क्वेश्चन है। और शुश्रूषा जो आपका सी नंबर ऑप्शन में दिया गया, ये बिल्कुल सही दिया गया है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, नियतोपस्थिका अस्ति, नियतोपस्थिका इनमें से कौन सा है? नियत के आधार पर उपस्थित इनमें से कौन सा? हेतु, कर्ता, वचनम या फिर प्रतिपादिकार्थ। 21 नंबर क्वेश्चन। और प्रतिपादिकार्थ जो होता है ये नेतोपास्थिका होते हैं। इसका आपका 4th नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला नंबर है आपका 22 नंबर क्वेश्चन, देखिए। अविधीयमान अण और उदित अपनी तथा अपने सवर्णियों की संज्ञा का बोध कराते हैं, इस नियम का विधायक सूत्र क्या है? तो सूत्र ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन एक दो आ गए तो देख लीजिए। इसका सीधे अण दिया गया है, तो अण के आधार पर आपको चयन कर देना है। अणु दिस वर्णस्य चा प्रत्यय, तो इसका आपका 3rd नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है, उ स्वरस्य उच्चारण स्थानम भवति, उ स्वर का उच्चारण स्थान क्या होता है? और हमने आपको बोल कर ही बताया था उस का क्या हो जाएगा? ओष्ठ। उ उ ये दोनों आपके किसके अंतर्गत आते हैं? पूरा पा वर्ग और उ ये आपके आ जाते हैं ओष्ठ के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऋर का उच्चारण स्थान बताना है। दंत, जीव्या, मूर्धा या फिर कंठ। तो दोस्तों ऋर आपका स्वर के अंतर्गत आता है, और ऋर के उच्चारण स्थान की बात की जाएगी तो ये आपका मूर्धा के अंतर्गत आता है। 24 नंबर क्वेश्चन का 3rd ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चा वर्ग से उच्चारण स्थान भवति, चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? मुख, हस्त, तालु या फिर दंत। तो दोस्तों चा वर्ग का आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी, चत, तो यानी कि चा से क्या हो जाएगा? तालु। चा वर्ग का उच्चारण स्थान हो गया तालु, सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन, था व्यंजनस्य उच्चारण स्थानम भवति, था व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या होता? ता वर्ग में आ जाता है, ऑप्शंस भी देखने की जरूरत नहीं। ता, था, दा, धा, ना। फिर से आपको बता रहे हैं, ता वर्ग हमने बताया था दंत के अंतर्गत। 4th नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, व्याकरण को वेद में क्या माना गया है? व्याकरण को वेद के आंख, मुख, पैर या फिर हाथ क्या माना गया है? तो दोस्तों व्याकरण को वेद के अंतर्गत उसका मुख माना गया है। सही आंसर आपका 2nd नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्याकरणम शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? व्याकरणम शब्द में लिव, इमनिच, ल्यूट या फिर अण। 28 नंबर क्वेश्चन, और इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 3rd नंबर ऑप्शन, ल्यूट प्रत्यय यहाँ पर लगा हुआ है, याद रखिएगा। प्रत्यय अभी आपको बहुत अच्छे ढंग से चैप्टर वाइज क्लास में पढ़ाएंगे, एक एक करके सभी चैप्टर्स को पढ़ते रहिए। किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आपका टीजीटी का हो, कोई भी अगर संस्कृत से रिलेटेड एग्जाम है तो निश्चित तौर पर मानिए यहाँ से आपको जरूर मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन, संस्कृत शब्द में प्रयुक्त धातु है श्री, क्री, आ या फिर क्री। संस्कृत शब्द में कौन सी धातु का प्रयोग किया गया है? बताइए जल्दी से। 29 नंबर क्वेश्चन, और इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्री धातु लगी हुई है। कृत है तो आगे सम उपसर्ग है, क्री धातु लगी हुई है, इसी से हमारा शब्द बन जाता है संस्कृत। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो दोस्तों अष्टाध्यायी रचना किसकी है? महेश्वर सूत्र किसने बनाए थे? उनकी ही रचना अष्टाध्यायी व्याकरणाचार्य पाणिनि की रचना है। 3rd नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मुनि त्रयी में किसको शामिल नहीं किया गया? 3 मुनि जो सबसे प्राचीन मुनि माने जाते हैं संस्कृत भाषा के, उनमें किसको शामिल नहीं किया गया? पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि या फिर भारद्वाज। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 4th नंबर ऑप्शन, भारद्वाज ऋषि को इसमें शामिल नहीं किया गया। बाकी पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, ये तीनों लोग मुनि त्रयी के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। एक आपके व्याकरणाचार्य, शारीरिक योगाचार्य, इसी रूप में अलग अलग रूप से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या बतानी है, 50, 33, 13 या इनमें से कोई नहीं। तो हमने दोस्तों आपको बताए थे 33 व्यंजन बताए थे,
और स्वर वैसे 9 बताए थे, अगर ऑप्शन में दिए हैं तो 9 और नहीं तो 13, और कुल वर्ण बताए थे आपको 50। तो यहाँ पर कुल वर्ण पूछे गए, सही आंसर आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 50 वर्ण कुल वर्ण है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका स्वर कितने हैं। अभी हमने आपको बताया स्वर कितने हैं। अगर आपको ऑप्शन में 9 दिए हैं, संस्कृत में आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, 9 सही माने जाएंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको 9 नहीं दिया गया तो आप 13 पर टिक करेंगे, सेकंड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत अच्छे ढंग से आपको बार बार याद करा रहे हैं, ये छोटी छोटी गलतियां मत करिएगा। अगला, व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है संस्कृत में। तो व्यंजन वर्ण कितने बचे, 13 स्वर ऊपर बता दिए, 50 बता दिए आपको टोटल वर्ण, बचे क्या 33। तो 33 व्यंजन वर्ण आ जाते हैं आपके संस्कृत के अंतर्गत, थर्ड नंबर ऑप्शन, फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, आयोग वह वर्ण कितने हैं संस्कृत में, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयोग वह वर्ण कितने हैं, ये हमने आपको कल की क्लास में नहीं बताया था। तो आयोग वह वर्णों की संख्या संस्कृत में काफी लोग 2 कराते हैं, गलत है। संस्कृत में 4 आयोग वह वर्ण होते हैं। तो इनके नाम आपको बता देते हैं। एक अनुस्वार होता है, जो ऊपर बिंदी लगती है, ये आपका अनुस्वार कहलाता है। दूसरी आपकी विसर्ग होती है, विसर्गें होती हैं। और फिर 2 आ जाते हैं आपके जिव्यामूलीय और उपाध्यमीय। तो जिव्यामूलीय इस प्रकार से होता है और उपाध्यमीय भी इसी प्रकार से होते हैं। ये दोनों आपको सेम टू सेम एक ही रूप में प्रयोग किए जाते हैं, विसर्गों के स्थान पर इनका प्रयोग किया जाता है। जब जिव्यामूली आएगा तो वहाँ पर आपका का और खा आ जाएगा, जब उपाध्यमी आ जाएगा तो वहाँ पा और फा आ जाएगा। ये 4 वर्ण आपको याद रखने हैं, इनसे आपके दोनों चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अब आज का अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद इसके कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस हैं जो पहले से लिखे हुए रखे हैं, उनको हम आगे की क्लासेस के बीच में किसी दिन कवर करा देंगे। अब अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो दोस्तों एक छोटा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। और लाइव क्लास की टाइमिंग क्या रखी जाए, क्या एक लाइव क्लास रात को 9:30 बजे या 9 बजे के आसपास शुरू की जाए, तो आप लोग जरूर उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में से सांध्य स्वर है, ए ऐ ओ औ, आ ई उ ऋ ऋ, अंग वा ण न म, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सांध्य स्वर पूछा गया है। हमने आपको जब वर्णमाला के अंतर्गत पूरा चार्ट बताया था, उसमें सांध्य स्वर एक जगह लिखा हुआ था, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इसका आपका सही आंसर अंतिम क्वेश्चन है और फर्स्ट नंबर ऑप्शन ए ऐ ओ औ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आज के पूरे 36 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। तो एक छोटा सा कमेंट करना मत भूलें, अधिक से अधिक शेयर करते रहिए, अपनी पूरी तैयारी करते रहिए। पहला चैप्टर अगर ना देखा हो तो अभी जा करके देखिएगा, कुछ अन्य क्लासेस को देखते रहिएगा। मिलते हैं आज शाम की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।